एक जहाज जो समुद्र में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें वो जहाज मिल जाता है जो कि आज से 4 महीने पहले समुद्र में खो गया था। और फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ था, इन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर इनकी दुनिया ही पलट जाती है। और इसके बाद इनके साथ जो होता है उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई एक काफी अच्छी साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी वेब सीरीज 1899 को। और इसे आपको बिल्कुल पेशेंस से देखना होगा क्योंकि इसकी मिस्ट्री जल्दी और आसानी से सॉल्व नहीं होती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1899। कहानी की शुरुआत में हम किसी को कहता हुआ सुनते हैं कि दिमाग आसमान से भी ज्यादा बड़ा और समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, और जहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता ये वहाँ आसानी से पहुँच जाता है और इसकी कोई हद नहीं है। अब इसके बाद हम एक घर के अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मोरा फ्रैंकलिन होता है, जो कि अपने डैड से कह रही होती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। मैं जानती हूँ कि वो प्रोमीथियस पर था और वो जान गया था कि आप जहाजों के साथ क्या करते हो। और यहाँ मोरा एक अजीब सी चीज बोलती है कि आपने मेरी याददाश्त के साथ क्या किया है, मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और तभी दो आदमी उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जिसका रूम नंबर 1011 होता है। और इसके बाद मोरा की आंख खुल जाती है और मोरा को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है। अब यहाँ हमें मोरा के बारे में पता चलता है जो कि ब्रेन की डॉक्टर है, और मोरा को उसके भाई का एक लेटर मिला होता है जिसके जरिए वो मोरा को न्यूयॉर्क में बुला रहा था क्योंकि वो अपने डैड के बारे में कुछ बड़ा जान गया था। और इसीलिए अब मोरा एक शिप कार्बरस पर होती है जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही होती है। और आज डेट होती है 19 अक्टूबर 1899। अब इसी दौरान हमें पता चलता है कि आज से 4 महीने पहले इसी कंपनी का एक शिप जिसका नाम प्रोमीथियस था, वो कोई भी निशान छोड़े इसी समुद्र से कहीं गायब हो गया था। और मोरा को लगता है कि उसका भाई भी उसी शिप पर था और अब 4 महीने से उसका भाई भी गायब है। अब यहाँ मोरा ब्रेकफास्ट करने जाती है और यहाँ हम कहानी के कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनमें एक हस्बैंड वाइफ लूसियन और क्लेमेंस होते हैं, एक लेडी मिस विल्सन और लिंकी जो कि इस शिप पर अपनी मॉम के साथ होती है। यहाँ हम 2 भाई एंजल और रमीरो को देखते हैं जो कि सबके सामने भाई होने का दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो गे कपल होते हैं। अब ये सभी अपने अतीत को छोड़कर न्यूयॉर्क में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं। ये सब फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स होते हैं और तभी यहाँ थर्ड क्लास का एक पैसेंजर क्रेस्टर भागते हुए आता है और एक डॉक्टर की मदद मांगता है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर होता है वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर 2 क्रू मेंबर जिनमें एक का नाम फ्रेंड्स होता है, वो दोनों उसे यहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर मोरा उसकी मदद करने उसके पीछे जाती है और थर्ड क्लास वाले एरिया में जाकर क्रेस्टर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर वो क्रेस्टर के साथ उसकी एल्डर सिस्टर टॉप के पास जाती है जहाँ उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, लेकिन मोरा उसे ठीक कर देती है। यहीं हम टॉप और क्रेस्टर की छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम एडा होता है, और एडा काफी ब्रेव गर्ल होती है। वो मोरा से भी बात करती है जिसके बाद मोरा यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ शिप के कैप्टन आई क्लार्सन आकर मोरा से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो थर्ड क्लास वाले एरिया में क्यों गई थी। और तभी कैप्टन के साथ ही यहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ उन्हें कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं और हो सकता है कि उस खोए हुए जहाज प्रोमीथियस से आ रहे हो और वो शिप इनसे थोड़ी ही दूर पर है। इसलिए अब कैप्टन उस शिप के पास जाने का फैसला करते हैं और पूरे जहाज को मुड़वा देते हैं। ये देखकर सभी पैसेंजर्स काफी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब वापस जा रहे हैं और ये सब किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी दौरान हम एक आदमी जेरोम को देखते हैं जो कि चोरी छुपे इस जहाज पर आया होता है और वो एक क्रू मेंबर की ड्रेस चुराकर उसे पहन लेता है ताकि कोई भी उस पर शक न करे। वहीं दूसरी तरफ मोरा अपने भाई के लेटर को देखने के बाद कैप्टन आइक से जाकर बात करती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हें प्रोमीथियस मिला है, क्या अभी वो पैसेंजर्स वहाँ जिंदा होंगे। जिस पर कैप्टन मोरा से कहता है कि 4 महीने बीत चुके हैं तो सबका जिंदा होना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर जहाज पर खाना हुआ तो अब भी कुछ जिंदा होंगे। अब मोरा कैप्टन को अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। और फिर हम कैप्टन के पास वैसा ही एक लेटर देखते हैं जैसा मोरा के पास था। और अब इसके बाद कैप्टन आइक सभी पैसेंजर्स को डाइनिंग रूम में बुलाकर सब कुछ बताते हैं, लेकिन यहाँ सारे पैसेंजर्स कैप्टन के इस फैसले से खुश नहीं होते। यहाँ एंजल के साथ कई सारे पैसेंजर्स कैप्टन को जहाज वापस मोड़कर न्यूयॉर्क चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन आइक किसी की भी बात नहीं मानते और अब जहाज प्रोमीथियस की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान कैप्टन अब मोरा से दोबारा फ्रेंडली होकर बात करते हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान पाते हैं और कैप्टन को पता चलता है कि मोरा एक डॉक्टर है। अब तभी ने प्रोमीथियस जहाज आगे दिख जाता है और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इस जहाज के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसलिए इस शिप का फर्स्ट मेट जिसका नाम सेबास्टियन होता है वो कैप्टन से कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। हम वापस जाकर कंपनी को कांटेक्ट करेंगे और प्रोमीथियस जहाज के बारे में बता देंगे। कंपनी आकर यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन कैप्टन सेबास्टियन की बात भी नहीं मानते। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि इस जहाज पर अब भी कोई जिंदा हो और शायद वो उसे बचा सकते हैं। और इसी वजह से ये लाइफ बोट लेकर प्रोमीथियस पर जाने का फैसला करते हैं और कंपनी को भी बताने के लिए कहते हैं। मोरा कैप्टन के साथ प्रोमीथियस पर जाने के लिए कहती है फॉर नीड डॉक्टर। और इसके बाद कैप्टन एक प्रीस्ट रमीरो को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर वहाँ कोई भी जिंदा हुआ तो न जाने इतने दिनों में उनके माइंड की कंडीशन क्या हो गई होगी, और अगर वो एक प्रीस्ट को देखेंगे तो उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। अब इसके बाद इन्हें लाइफ बोट के पास वही आदमी जेरोम मिलता है जिसके साथ एक और आदमी ओलेग होता है।
और यहाँ आकर कैप्टन के दो साथी प्रोमीथियस पर जाने से डरने लगते हैं, इसलिए कैप्टन ओलेग और जेरम को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद कैप्टन मोरा, रमीरा, जेरम और ओलेग प्रोमीथियस पर जाते हैं और शिप के अंदर बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं। कैप्टन सबसे कहते हैं कि किसी ने उन्हें यहाँ से सिग्नल भेजे थे तो कोई तो जिंदा जरूर होगा, और इसी समय उनकी शिप पर अब तक जो उन्हें सिग्नल मिल रहे होते हैं वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मोरा और बाकी सब पूरे शिप में लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता और शिप की हालत देखकर ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि यहाँ क्या हुआ था। अब तभी यहाँ कैप्टन को एक हेयर बैंड मिलता है जो कि उनकी बेटी का था, और उसे यहाँ देखकर कैप्टन काफी हैरान होकर उसे अपने पास रख लेते हैं और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। अब बाद में ये सब उस जगह जाते हैं जहाँ से इन्हें सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन ये देखते हैं कि जिस डिवाइस से इन्हें अब तक सिग्नल मिल रहे थे वो यहाँ टूटा हुआ है। और इसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम डेनियल होता है वो कैप्टन की शिप पर आ जाता है और मोरा के पास वाले रूम में जाकर एक स्क्रब बीटल को उस रूम के अंदर भेजता है, जिससे किसी तरह वो डोर ओपन हो जाता है और डेनियल अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोमीथियस पर मोरा को भी एक वैसा ही एक स्क्रब बीटल दिखता है जो कि उन्हें एक बच्चे के पास ले जाता है, जो कि यहाँ कैबिनेट के अंदर बंद होता है और मोरा उसे बाहर निकालती है और वो बच्चा बाहर आकर मोरा को एक पिरामिड जैसी चीज देता है, जिसके साथ ही ये फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अब सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम कैप्टन आइक को देखते हैं जो कि एक जंगल के अंदर होते हैं और यहाँ उन्हें अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज आती है। कैप्टन अपने घर की तरफ भागते हैं जहां वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन आइक की पूरी फैमिली इसी तरह घर में आग लगने की वजह से मर गई थी। अब तभी कैप्टन की आंख खुलती है और वो अपनी शिप पर होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है, और अब उस सबको याद करके कैप्टन काफी घबरा जाते हैं। यहाँ कैप्टन मोरा और बाकी सभी प्रोमीथियस से वापस अपनी शिप पर आ गए होते हैं और अब वो बच्चा इस वक्त मोरा के साथ उसके रूम में होता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता। यहाँ कैप्टन के पास सेबास्टियन आता है और कैप्टन को बताता है कि वो कंपनी जिसके सारे जहाज हैं वो कह रही है कि प्रोमीथियस को वहीं डुबा दो, जो कि काफी अजीब बात होती है कि आखिर क्यों एक कंपनी अपने इतने बड़े जहाज को डुबो देना चाहती है। अब यही कैप्टन देखते हैं कि इनके सारे कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और वो अचानक से खराब हो चुके हैं और कैप्टन की शिप अब भी प्रोमीथियस के पास ही रुकी होती है और कैप्टन अभी आगे नहीं बढ़ रहे होते। अब कैप्टन ओलेग के पास जाकर उसे पता करने के लिए कहते हैं कि बंकर में कितना कोयला है, जिसके बाद कैप्टन मोरा के पास जाकर उस बच्चे के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने कुछ बताया, क्योंकि उन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इन्हें प्रोमीथियस से सिग्नल किसने भेजे और आखिर उस बच्चे को वहाँ किसने बंद किया। अब यहाँ कैप्टन मोरा से एक और अजीब बात पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें शिप पर कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन मोरा को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। और तभी यहाँ कैप्टन को अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज फिर से आने लगती है, लेकिन ये सब बस कैप्टन को ही सुनाई दे रहा होता है। मोरा या किसी को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती और इसके बाद मोरा वापस अपने रूम में जाती है, जहाँ रूम के बाहर मोरा उसी आदमी डेनियल से मिलती है। मोरा उससे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। डेनियल मोरा को जाना पहचाना लगता है, लेकिन डेनियल कहता है कि वो पहले कभी नहीं मिले। और फिर मोरा अपने रूम में जाकर उसी बच्चे से बात करके ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिर प्रोमीथियस पर क्या हुआ था और उसे कैबिनेट के अंदर बंद किसने किया, लेकिन वो बच्चा अब भी कुछ नहीं बोलता और वही पिरामिड जैसी चीज मोरा को दे देता है। और अब तक पूरे जहाज में मौजूद सभी लोगों को ये पता चल चुका होता है कि प्रोमीथियस पर कैप्टन को सिवाय एक बच्चे के और कोई नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने रूम में होते हैं और तभी कैप्टन को फिर से अपनी बेटी की गाना गाने की आवाज आने लगती है, जिसके साथ ही वो अपनी बेटी को भी देखते हैं। कैप्टन उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो अपने पूरे परिवार को देखते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि असली नहीं हो सकता क्योंकि उनकी फैमिली तो मर चुकी है। अब यहाँ हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि कैप्टन की बेटी ने वही हेलमेट लगाया होता है जो कि कैप्टन को प्रोमीथियस पर मिला था, लेकिन प्रोमीथियस पर वो कहां से आ सकता है क्योंकि उनकी फैमिली तो पहले ही मर चुकी थी। और यही देखकर कैप्टन हैरान हो गए थे। अब यहाँ अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है और कैप्टन को वही स्क्रब बीटल दिखता है, जिसके बाद यहाँ कैप्टन को एक ऊपर जाने का रास्ता मिलता है जो कि डायरेक्ट उनके रूम से कनेक्ट होता है। और ये देखकर कैप्टन काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो तो शिप के हर एक हिस्से के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ कैप्टन काफी फ्रस्ट्रेट होकर मोरा के रूम में जाकर उस बच्चे से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोमीथियस पर क्या हुआ था, लेकिन मोरा उसे एक बच्चे के साथ ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद कैप्टन आइक शांत होकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेरोम, जो कि इस शिप पर चोरी छुपे चढ़ा था, वो लूसियन की वाइफ क्लेमेंस से बात करता है और रियलिटी में वो लूसियन को किसी तरह जानता था और उसने लूसियन के रूम में एक चीज छोड़ी थी। और अब जेरोम यहाँ लूसियन की वाइफ से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेमेंस और लूसियन दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और अब जेरोम यहाँ क्लेमेंस से बात करने के बाद चला जाता है, लेकिन अब तक फ्रांस को पता चल चुका होता है कि जेरोम चोरी छुपे यहाँ शिप पर आया है और उसने एक क्रू मेंबर की ड्रेस चुराई है, इसलिए वो सभी जेरोम को पकड़कर कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप के थर्ड क्लास एरिया में से क्रेस्टर और टॉफ की छोटी बहन एडा कहीं गायब हो गई होती है और उसकी पूरी फैमिली उसे ढूंढ रही होती है। इसी दौरान कैप्टन आइक उनके रूम में मिली उसी शॉफ्ट के अंदर दोबारा जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं होता और हर तरफ बस ब्लैक टाइल्स होती हैं। और अब तभी यहाँ कैप्टन के पास ओलेग आता है और उन्हें बताता है कि बंकर आधे भरे हुए हैं। जिसके बाद कैप्टन फिर से सभी लोगों को डाइनिंग रूम में बुलाकर उन्हें बताते हैं कि वो प्रोमीथियस को अपने साथ ले जाएंगे
और क्योंकि उनके पास इतना कोयला नहीं है कि वो प्रोमीथियस को यूएस तक खींच सकें, इसलिए वो सब यूएस ना जाकर वापस यूरोप जा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर सारे पैसेंजर्स इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब कैप्टन का कोई भी साथी इस फैसले में उनका साथ नहीं देता और उनमें से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था। सभी पैसेंजर्स किसी भी हाल में न्यूयॉर्क तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन कैप्टन उनमें से किसी की भी बात नहीं मानते और जहाज के ऊपर आ जाते हैं। मोरा उनके पीछे आती है और कहती है कि ये सही फैसला नहीं है। लेकिन अब कैप्टन मोरा को बताते हैं कि इस जहाज में जरूर कुछ तो है जिसे जहाज की कंपनी छुपाना चाह रही है और इसीलिए उन्होंने हमें प्रोमीथियस को डुबा देने के लिए कहा है। और अब यहाँ कैप्टन किसी भी तरह ये पता लगाना चाहते हैं कि इस जहाज के साथ आखिर क्या हुआ था और इसीलिए अब कैप्टन प्रोमीथियस को अपने जहाज के साथ बांधकर यूरोप जाने लगते हैं। इसी दौरान हम उसी आदमी डेनियल को देखते हैं जो कि प्रोमीथियस शिप से इस शिप पर आया होता है और वो वैसा ही एक स्क्रब बीटल निकालकर उसी लड़की एडा के पास भेजता है और एडा उसका पीछा करते हुए ऊपर डेनियल के पास आ जाती है। जिसके बाद डेनियल उससे कहता है कि आई एम सॉरी और इसकी थोड़ी देर बाद फ्रांस और कैप्टन के साथियों को यहाँ एडा की डेड बॉडी मिलती है। और यहाँ अब हमें पता चलता है कि सीरीज के सभी मेन कैरेक्टर्स पर कोई आदमी नजर रख रहा है, जिसके साथ ही ये सेकंड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड से हमें कई सारी अजीब चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि प्रोमीथियस से आए हुए डेनियल और वो बच्चा दोनों का बिहेवियर काफी अजीब होता है और डेनियल के पास मोरा की एक पिक्चर भी होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सीरीज का थर्ड एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम एक और कैरेक्टर लिंगी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम और एक लेडी मिस विल्सन के साथ इस शिप पर होती है। मिस विल्सन लिंगी की मॉम का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाती थी और अब वो लिंगी का भी फायदा उठाकर उसके जरिए भी पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन लिंगी की मॉम ये नहीं चाहती थी कि लिंगी भी इस सब में फंस जाए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फ्रांस और उनके साथियों को मिली एडा की डेड बॉडी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी मौत का कारण पता लगाना काफी मुश्किल है। वो डॉक्टर कह देता है कि इसकी मौत शायद नेचुरल है या फिर ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से मर गई है। लेकिन मोरा भी यही होती है और क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी इसलिए वो बताती है कि वो एडा से पहले मिल चुकी है और एडा बिल्कुल फिट थी, इसलिए उसकी मौत की वजह स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं हो सकती। अब तभी यहाँ पूरा जहाज चलते हुए अचानक से रुक जाता है और ये देखते हैं कि इनका पूरा जहाज फॉग के अंदर है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए अब कैप्टन पूरे जहाज को रोककर फॉग के हटने का इंतजार करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो फ्रांस और बाकी सबको एडा की डेथ के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहते हैं। लेकिन अब फ्रांस कैप्टन के लिए गए सारे फैसलों के खिलाफ होता है और अब सबको लगने लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं। वहीं कैप्टन अब मोरा को अपने साथ रूम में ले जाकर अपनी बेटी का वही एडवेंट दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी बेटी का है जो कि मर चुकी है। लेकिन कैप्टन बताते हैं कि ये उन्हें प्रोमीथियस पर मिला है और उन्होंने कल अपनी बेटी को भी देखा था। अब यहाँ मोरा एक ब्रेन की डॉक्टर थी, इसलिए कैप्टन उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और उन्हें अपनी मरी हुई बेटी क्यों दिख रही है और आखिर उसका हेयरबैंड प्रोमीथियस पर कैसे पहुंचा। लेकिन मोरा उनसे कहती है कि आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा तब होता है जब वो पागल होने लगते हैं। लेकिन ये सुनकर कैप्टन मोरा को अपने रूम में बेड के नीचे मिली उसी शॉप को दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर वो पागल हो गए हैं तो ये यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि कैप्टन इस जहाज के हर एक हिस्से के बारे में जानते थे और वो जानते थे कि वो पागल नहीं है। और इसलिए अब कैप्टन मोरा से कहते हैं कि वो वापस प्रोमीथियस पर जाएंगे और वहाँ जाकर प्रोमीथियस के कैप्टन की लॉगबुक को ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें प्रोमीथियस के कैप्टन ने सब कुछ लिखा होगा कि वहाँ क्या हुआ था। अब ये सुनकर मोरा भी अपने भाई के बारे में जानने के लिए कैप्टन के साथ दोबारा प्रोमीथियस पर जाने का फैसला करती है और कैप्टन के साथ लाइफ बोट के जरिए फिर से प्रोमीथियस पर जाती है। इसी दौरान फ्रांस अब कैप्टन के अकेले लिए गए सारे फैसलों से काफी गुस्सा हो गया होता है और अब पूरी तरह से फ्रांस कैप्टन के खिलाफ होता है। अब यहाँ फ्रांस के जाने के बाद जो फर्स्ट मेट सेबास्टियन होता है वो एक पैनल खोलकर ट्रायंगल से बने एक सीक्वेंस को इनपुट कर देता है और इससे हमें पता चलता है कि सेबास्टियन कुछ तो छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिंगी अपनी मॉम से बात कर रही होती है और मिस विल्सन अब लिंगी को भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसाने वाली होती हैं, जिससे अब यहाँ लिंगी का उसकी मॉम के साथ झगड़ा हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर लिंगी यहाँ से जहाज के ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे ओलेग मिलता है जो कि लिंगी को कंफर्टेबल फील कराने में उसकी मदद करता है। वहीं थर्ड क्लास के सभी पैसेंजर्स कैप्टन के लिए गए फैसले से काफी नाखुश होते हैं और वो किसी भी हाल में यूएस जाना चाहते हैं और अब फ्रांस भी कैप्टन की बात ना मानकर थर्ड क्लास में जाकर एडा की फैमिली को बता देता है कि एडा की मौत हो गई है, जो जानकर उनके परिवार को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और मोरा प्रोमीथियस पर उसके कैप्टन की लॉगबुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉगबुक इन्हें यहाँ कहीं नहीं मिलती। इसके बाद ये दोनों प्रोमीथियस के कैप्टन के रूम में जाते हैं और यहाँ इस कैप्टन के रूम में भी वैसा ही एक छुपा हुआ शॉफ्ट होता है जैसा कैप्टन आइक के रूम में था। अभी देखकर कैप्टन मोरा को बताते हैं कि कुछ महीने पहले 3 जहाजों का एक फ्लीट ब्रिटिश इन्वेस्टर हेनरी सिंगलटन को बेचा गया था और उन जहाजों में न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम डाला गया था और यहाँ इन्हें शॉफ्ट के ऊपर एक ट्रायंगल दिखता है जो कि उसी कंपनी का है, जिसका मतलब है कि उसी कंपनी ने ये शॉफ्ट यहाँ बनाया है। अब कैप्टन कहते हैं कि एक और चीज है जो उन्होंने जहाजों में लगाई थी और अब वो मोरा को अपने साथ जहाज पर उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ से इंजन को चालू रखा जाता है। यहाँ कैप्टन प्रोमीथियस पर मोरा को नई कंपनी ने जो मशीन लगाई होती है वो दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका कम स्टीम प्रेशर को मापकर ब्रिज पर इसका सिग्नल भेजना है, लेकिन कैप्टन आइक के जहाज पर इसने कभी भी काम नहीं किया। और ये सुनकर मोरा कहती है कि हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोला हो सकता है कि उन्होंने ये किसी और मकसद से यहाँ लगाई हो। अब यहाँ कैप्टन और मोरा भट्टियों को चेक करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी ने सारे पैसेंजर्स को मारकर उनकी डेड बॉडी को यहाँ जला दिया है। अब यहाँ कैप्टन को एक भट्टी में एक पेज मिलता है जो कि पूरा जला नहीं होता और इसमें प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट होती है और इसमें कैप्टन एक अजीब चीज देखते हैं कि प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट में मोरा फ्रैंकलिन का नाम है,
जो कि इस वक्त उनके जहाज पर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब इसे देखकर कैप्टन को मोरा पर शक होता है और कैप्टन उस पेज को मोरा से छुपा लेते हैं और वापस चलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप में डेनियल मोरा के रूम में जाकर उस बच्चे से बात करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला, जिस पर वो बच्चा मना कर देता है। और यहाँ हम ये जान पाते हैं कि ये दोनों किसी तरह एक दूसरे को जानते हैं। यहीं शिप पर मिस विल्सन लिंगी को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो समझ चुकी थी कि इस शिप पर क्लेमेंस और लूसियन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए अब वो लूसियन को लिंगी का फर्स्ट कस्टमर बना देती हैं। लेकिन लूसियन यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया होता और यहाँ हमें पता चलता है कि लूसियन एक सीरियस बीमारी से जूझ रहा है और वो जल्दी ही मरने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ क्लेमेंस को इस बारे में कुछ भी पता चले और इसी वजह से वो कुछ समय बिताने यहाँ लिंगी के रूम में आया है। अब यहाँ कैप्टन और मोरा वापस अपने शिप पर आ जाते हैं, लेकिन अब तक थर्ड क्लास के सभी पैसेंजर्स अपने बीच होने वाले एक बच्चे की डेथ से काफी परेशान होते हैं और अब फ्रांस को यहाँ और लोगों की भी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि एडा की तरह ही मरे होते हैं। ये देखकर अब फ्रांस सारी बात फर्स्ट मेट सेबास्टियन को बताता है, लेकिन सेबास्टियन कैप्टन का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है और ये सुनकर फ्रांस को अब काफी गुस्सा आता है और वो बंदूकें लेकर थर्ड क्लास में जाकर जो भी कैप्टन के फैसले के खिलाफ होता है उन सभी लोगों को अपने साइड कर लेता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर इस शिप में कैप्टन के खिलाफ बगावत कर देते हैं और वो जबरदस्ती शिप को यूएस की तरफ मोड़कर प्रोमीथियस से दूर जाने का फैसला करते हैं। ये सब जानकर ओलेग कैप्टन को ये बताने जाता है, लेकिन वो सभी उसे भी पकड़कर जेरोम के साथ कैद कर देते हैं और रमीरो को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो भी कैप्टन को ये सब बताने जाता है। लेकिन तभी यहाँ फ्रांस और उनके लोग आकर कैप्टन और रमीरो दोनों को ही पकड़ लेते हैं और ओलेग और जेरोम के साथ कैद कर देते हैं और जहाज को एक बार फिर यूएस की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसी दौरान हम डेनियल को देखते हैं जिसके पास एक डिवाइस होता है और डेनियल इसकी मदद से पूरे जहाज को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। इसके साथ ही ये थर्ड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है और अब यहाँ से फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कैप्टन रमीरो, ओलेग और जेरोम को देखते हैं जिन्हें फ्रांस ने यहाँ कैद कर दिया होता है। और अब फ्रांस यहाँ आकर ओलेग और जेरोम को अपने साथ ले जाकर शिप पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को पानी में फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रांस को पता चलता है कि उनका जहाज अब उस जगह नहीं है जहाँ वो थे और प्रोमीथियस भी इनके आसपास कहीं नहीं है। और यहाँ अब तक किसी को ये नहीं पता होता कि उनकी शिप पर लोग कैसे मर रहे हैं। इसलिए कई सारे लोग फर्स्ट मेट सेबास्टियन और उसके साथियों को मारने की धमकी देकर पूछते हैं कि लोग आखिर क्यों मर रहे हैं। और फिर यहाँ सेबास्टियन सबको बता देता है कि जब उन्हें प्रोमीथियस मिला था तो उस जहाज की कंपनी चाहती थी कि हम उसे वहीं डुबो दें ताकि जो उसमें है वो वहीं मर जाए। और अब जब से प्रोमीथियस से वो बच्चा इस शिप पर आया है तब से ही इस शिप पर भी लोग मर रहे हैं। अब ये जानकर सभी लोगों को वो बच्चा एक तरह का शाप और शैतान लगने लगता है और ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि जरूर उस बच्चे की वजह से ही यहाँ इस शिप पर भी लोग मरने लगे हैं। इसलिए अब ये सब उस बच्चे को मारने का फैसला करते हैं और उस बच्चे को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ मोरा उस बच्चे को रूम में छोड़कर कैप्टन को ढूंढने जाती है और वहीं कैप्टन और रमीरो ने भी अब तक अपने आप को छुड़ा लिया होता है। लेकिन फ्रांस के साथ मिले हुए सभी लोग हर रूम में जाकर उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही हर किसी को उसके कैबिन में लॉक भी कर देते हैं। और इसी दौरान वो सभी मोरा को भी पकड़कर फ्रांस के पास लाते हैं। मोरा फ्रांस से कहती है कि मुझे कैप्टन से मिलना है, लेकिन अब फ्रांस कहता है कि वो ही इस जहाज का नया कैप्टन है। मोरा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम नहीं जानते कि इस जहाज पर क्या हो रहा है, लेकिन अब फ्रांस मोरा की बात को भी नहीं सुनता और उसे कैबिन में बंद करने के लिए कहता है। और अब ये सभी मोरा के साथ उस बच्चे को ढूंढने उसके रूम में जाते हैं, लेकिन यहाँ वो बच्चा नहीं होता और अब ये सभी मोरा को इस रूम में लॉक करके दूसरे कैबिन में उसे ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ मोरा को उसके रूम में भी बेड के नीचे वैसी ही एक छुपी हुई शॉफ्ट मिलती है जैसे कैप्टन के रूम में थी और वो बच्चा इसी शॉफ्ट में छुपा होता है, यानी कि वो बच्चा भी इसके बारे में जानता था। वहीं दूसरी तरफ जेरोम ओलेग की मदद से कुछ लोगों को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और लूसियन के रूम की तरफ जाता है। वहीं उस रूम में लूसियन भी अब अपनी वाइफ क्लेमेंस को बता देता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। और फिर यहाँ लूसियन को जेरोम का छोड़ा हुआ वही लीजन ऑफ ऑनर मिलता है, जिसे देखकर लूसियन घबरा जाता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी जेरोम यहाँ भागते हुए छुपने के लिए आ जाता है और उन लोगों के जाने के बाद क्लेमेंस से कहता है कि वो कैप्टन आइक की मदद करने जा रहा है। ये सुनकर क्लेमेंस भी कैप्टन की मदद करने के लिए जेरोम के साथ जाती है, लेकिन अब तक फ्रांस को पता चल चुका होता है कि ओलेग ने जेरोम की मदद की है। और अब यहाँ फर्स्ट मेट सेबास्टियन आता है और अब वो भी फ्रांस की तरफ हो गया होता है, लेकिन वो फ्रांस से कहता है कि हमें लोगों के हाथों से हथियार लेना होगा, क्योंकि उनके हाथों में हथियार होना खतरे से खाली नहीं है और होता भी ऐसा ही है। वो सभी लोग हथियारों के जरिए हर एक पैसेंजर के केबिन में घुसकर जबरदस्ती तलाशी लेते हैं और उन सभी पैसेंजर्स को वहीं लॉक कर देते हैं। और अब वो सभी किसी भी तरह उस बच्चे को ढूंढकर मारना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा अब भी मोरा के साथ उस रूम में होता है और अब मोरा लॉक को खोलकर यहाँ से कैप्टन के पास जाने की कोशिश करती है। और यहाँ वो बच्चा अब मोरा की मदद करता है और वही स्क्रब बीटल निकालकर डोर के दूसरी तरफ भेजता है, जिससे वो डोर खुद ही ओपन हो जाता है और वो बीटल का पीछा करते हुए मोरा को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ रमीरो और कैप्टन आजाद हो गए होते हैं और यहाँ अब जेरोम और क्लेमेंस भी उन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये सब बचते हुए एक लाइफ बोट के पास आते हैं ताकि वो प्रोमीथियस पर जाकर मदद बुला सकें। लेकिन अब तक ये सब नहीं जानते थे कि ये सब प्रोमीथियस को छोड़कर कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं और अब यहाँ से ये सब लाइफ बोट निकालने लगते हैं और मोरा और वो बच्चा भी इनके पास ही आ जाते हैं। लेकिन क्रेस्टर उन्हें देख लेता है और फ्रांस और बाकी सबको बता देता है, जिसके बाद वो सब यहाँ आ जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच फ्रांस गोली चलाता है जो कि जेरोम के हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद वो सब बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं।
अब यहाँ हम ये देखते हैं कि वो बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता और इसी दौरान जब जेरोम बेहोश होता है तो उसे एक पास्ट का सीन दिखता है जहाँ हमें पता चलता है कि लूसियन और जेरोम दोस्त थे, लेकिन एक जंग के दौरान लूसियन ने जेरोम को धोखा दिया और उस समय ही लूसियन ने वो लीजन ऑफ ऑनर जेरोम को दिया था और इसी वजह से लूसियन यहाँ अपने रूम में उसे देखकर घबरा गया था। अब यहाँ जेरोम को होश आता है और वो अकेला होता है और वो यहाँ से तुरंत जाकर कैप्टन मोरा और बाकी सभी को दोबारा से आजाद करा लेता है, जिसके बाद इस शिप पर लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो कि शिप के कैप्टन के साथ होता है और वो बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जो भी लोग होते हैं वो बच्चे को मारना चाहते हैं, इसलिए अब कैप्टन मोरा और बाकी सभी उस बच्चे को बचाने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। इसी दौरान एबेन उस बच्चे को पानी में फेंकने वाली होती है। मोरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एबेन उसे पानी में फेंक देती है और मोरा खुद उसे पानी में गिरता हुआ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ डेनियल उसे बचाने के लिए आ जाता है और डेनियल मोरा को अपने साथ ले जाता है और अब कैप्टन किसी तरह फाइट को रोककर जख्मी लोगों और बाकी सभी को डाइनिंग रूम में लाते हैं और फ्रांस के सभी साथी थर्ड क्लास एरिया में चले जाते हैं और अब यहाँ फाइट रुक जाती है। लेकिन मोरा अब भी उस बच्चे के बारे में सोच रही होती है और यहाँ अब कैप्टन मोरा को बताते हैं कि उन्हें प्रोमीथियस पर उसके पैसेंजर्स की लिस्ट मिल गई थी और फिर कैप्टन मोरा से कहते हैं कि इसमें तुम्हारा नाम भी है। अब तभी यहाँ कैबिनेट में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो बच्चा कैबिनेट से दोबारा जिंदा बाहर निकलता है और मोरा के पास आ जाता है, जिसके साथ ही ये 4th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है और अब 5th एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम मोरा को देखते हैं जो कि फिर से कहीं और होती है। फिर से वही सब दिखने लगता है और वो अपने डैड से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और यहाँ दो आदमी उसे एक चेयर से बांध देते हैं, जिसके बाद उसका डैड उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और तभी मोरा की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। मोरा अब भी शिप पर ही होती है और यहाँ डेनियल उसके पास बैठा होता है। फिर वो मरने के बाद यहाँ वापस कैसे आ सकता है और कैप्टन यहाँ फिर से मोरा से पूछते हैं कि उसका नाम 4 महीने पहले खोए हुए जहाज प्रोमीथियस के पैसेंजर्स की लिस्ट में क्यों है और अगर वो प्रोमीथियस पर थी तो फिर वो इस जहाज पर कैसे आई, जो कि रियली काफी मिस्टीरियस होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और उसके साथी अब किसी भी हाल में हार मानकर कैप्टन का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब यहाँ एडा की बड़ी बहन टॉप इनका साथ छोड़ देती है क्योंकि वो जानती थी कि सब लोग कैप्टन के खिलाफ बगावत करके गलत कर रहे हैं और अब टॉप गन लेकर इनका साथ छोड़कर कैप्टन के पास चली जाती है और कहती है कि वो उनकी साइड है। लेकिन यहाँ अब वो बच्चा कैबिनेट से बाहर आने की कोशिश करता है और मोरा उसे छुड़ा के अलावा कोई भी मूव नहीं कर रहा होता और ये देखकर मोरा काफी हैरान हो जाती है। फिर वो उस बच्चे को बाहर निकालती है, लेकिन वो बच्चा बाकी सब की तरह नहीं रुका होता, जो देखकर मोरा से कई सारे लोग पोजेस्ड होकर कहीं और जाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी उस टिक टिक की आवाज से पोजेस्ड होकर शिप के ऊपर जाने लगते हैं, जहाँ से वो नीचे कूदकर अपनी जान ले लेते हैं। ये देखकर जो लोग होश में होते हैं वो अपने साथियों को किसी चीज से बांध लेते हैं ताकि वो इस आवाज के वश में आकर अपने आप को मार न ले। वहीं वो बच्चा मोरा को अपने साथ कहीं और ले जा रहा होता है और अब मोरा उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो बच्चा अब मोरा से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, ये तुम्हें क्रिएटर से पूछनी होगी। जिसके बाद वो मोरा के रूम में जाकर उसी शॉफ्ट के अंदर जाता है और वही स्क्रब बीटल निकालता है, जिससे वो हर एक डोर को ओपन करता है और अब वो स्क्रब बीटल ब्लैक टाइल के अंदर जाकर एक रास्ता खोलता है और मोरा उसके पीछे वहां जाती है और ये वही जगह होती है जिसे मोरा ने अपने सपने में देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक जहाज के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे आ सकती है, ये देखकर मोरा हैरान हो जाती है। लेकिन अब वो बच्चा मोरा को यहाँ नहीं दिखता। फिर मोरा वहीं मौजूद एक घर की तरफ जाती है। तभी शिप के अंदर डेनियल मोरा के रूम में आकर उसी शॉफ्ट के अंदर जाता है और वो अपने डिवाइस की मदद से उसी रास्ते को दोबारा खोल देता है और डेनियल इसलिए वो सब कुछ ठीक करने वापस शिप पर जाने का फैसला करता है। यहाँ शिप पर जेरोम लूसियन और क्लेमेंस के पास जाकर उन्हें बांध देता है ताकि वो सब इस आवाज के वश में आकर अपने आप को मार न लें और बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे होते हैं ताकि वो सभी अपनी जान को बचा सकें। इसी दौरान एक आदमी जहाज की कंपनी से कांटेक्ट करके सब कुछ बताता है, लेकिन कंपनी का जवाब आता है कि शिप को डुबो दो, जो कि काफी हैरानी की बात होती है कि जहाज की कंपनी इस शिप को क्यों डुबो देना चाहती है। इसी दौरान अब डेनियल लोगों को बचाने के लिए जहाज में सबसे नीचे जाता है और इस शिप पर भी वैसी ही मशीन लगी होती है जैसी प्रोमीथियस शिप पर लगी थी और यहाँ को दिखाया जाता है जो कि उस घर में पहुंच गई होती है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। यहाँ मोरा को उसके डैड मिलते हैं जो कि उसे एक चेयर से बांधकर इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद फिर से मोरा अपने रूम में जागती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके हाथों पर निशान होते हैं जैसे उसे बांधा गया हो और इससे मोरा समझ जाती है कि ये सब उसका कोई सपना नहीं बल्कि ये सब अभी सुनकर कैप्टन मोरा को अपने रूम में ले जाकर सारी सच्चाई बताने के लिए कहते हैं, जिस पर अब मोरा कैप्टन को बता देती है कि उसका असली नाम मोरा फ्रैंकलिन नहीं है बल्कि पहले उसका नाम मोरा सिंगल्टन था और शादी के बाद उसने अपना नाम मोरा फ्रैंकलिन कर लिया। अभी जानकर कैप्टन कहते हैं कि इस जहाज की कंपनी के मालिक भी सिंगल्टन है, जिस पर मोरा कहती है कि हेनरी सिंगल्टन उसके डैड हैं और उन्हीं के ये सारे जहाज हैं। और मोरा कैप्टन से कहती है कि शायद इस जहाज पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मोरा अपने डैड के बारे में बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसान के बिहेवियर पर स्टडी करने में बिता दिया है और उन पर जुनून सवार है इंसान के दिमाग के हर एक फंक्शन को समझने का, और इसी वजह से उन्होंने ये सारे जहाज खरीदे होंगे और इस पर मौजूद लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ मोरा को वही स्क्रब बीटल दिखता है और वो उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो कैप्टन के रूम में मिली उसी शॉफ्ट के अंदर जाकर वैसा ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और इस बार भी स्क्रब बीटल की मदद से वो दरवाजा खुल जाता है।
लेकिन इस बार मोरा और कैप्टन इससे उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे कैप्टन ने अपने सपने में देखा था, और यहाँ कैप्टन को अपनी बेटी के गाना गाने की आवाज आती है। कैप्टन भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये घर पहले ही जल चुका होता है। और अब यहाँ कैप्टन हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक जहाज के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे हो सकती है। और मोरा कहती है कि सिर्फ ये ही नहीं है, उसके रूम में भी एक ऐसी ही शॉफ्ट है और वहाँ भी एक ऐसी ही बड़ी जगह है। अब इसके बाद कैप्टन और मोरा वापस शिप पर आ जाते हैं, और अब मोरा कैप्टन से कहती है कि शायद ये सब कुछ रियल है। अगर कैप्टन और मोरा दोनों ही प्रोमीथियस शिप पर थे तो वो प्रोमीथियस शिप से इस शिप पर कैसे आए, और उन्हें प्रोमीथियस शिप के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं, जिसने अब तक अपने डिवाइस की मदद से उस टिक टिक की आवाज को रोककर कई सारे लोगों की जान बचा ली होती है। और अब सभी लोग जो भी शिप पर जिंदा बच गए होते हैं वो सभी शिप के ऊपर आते हैं और हमारी शिप को ही डुबो देने के लिए कह रहे हैं। जिसके बाद हम मोरा के डेड हेनरी सिंगलटन को देखते हैं, और ये सब वही कर रहे होते हैं, और वो अपने एक आदमी से उस बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम यहाँ एक बड़े से पिरामिड को देखते हैं, जिसके साथ ही ये 5th एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और अब 6th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत में हम कैप्टन मोरा और सभी लोगों को देखते हैं जो कि काफी घबराए हुए होते हैं, और वो कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। साथ ही शिप का इंजन भी अब तक बंद हो गया होता है, और अब ये सब समुद्र के बीच में फंस चुके होते हैं। यहाँ टोब अब अपने भाई और बहन दोनों को खो चुकी होती है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अब उसे भी लगने लगता है कि उस बच्चे की वजह से ही ये सब हो रहा है। और वो मोरा से कहती है कि बताओ वो बच्चा कहाँ है, हमें उसे मारना होगा। लेकिन इस बार अब मोरा को भी ये नहीं पता होता कि इस समय वो बच्चा कहाँ है। और अब यहाँ डेनियल मोरा को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस सिचुएशन से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। और अब इस मुसीबत से निकलने के लिए ये सभी कैप्टन से ऑर्डर लेते हैं, और अब कैप्टन सबको ग्रुप्स में बांट देते हैं। आदमियों के एक ग्रुप को इंजन को फिर से चालू करने के लिए ओलेक और फ्रांस के साथ नीचे भेजा जाता है। वहीं बची हुई सभी फीमेल्स को मिस विल्सन के साथ भेजा जाता है, ताकि अगर जहाज में अब भी कोई जिंदा बचा हो तो वो सभी उसे ढूंढकर ले आएं। रमीरो और उसके साथ एक प्रीस्ट को यहीं सेबास्टियन के साथ कंपनी से कांटेक्ट करके मदद लाने की कोशिश करने के लिए कहा जाता है, और कैप्टन और मोरा मिलकर उस बच्चे को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस मशीन की मदद से डेनियल ने उस टिक टिक की आवाज को रोका था, वहाँ से अब एक ब्लैक चीज निकलने लगती है, जो कि पूरी शिप में फैलना शुरू हो जाती है। फ्रांस उसे छूने वाला होता है, मगर तभी डेनियल आकर उसे रोक देता है, और इसे देखकर डेनियल के चेहरे पर डर होता है, और ये देखकर डेनियल तुरंत यहाँ से कहीं और चला जाता है। दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन फिर से मोरा के रूम में उसी शॉफ्ट के पास आते हैं, जहाँ मोरा कैप्टन को बताती है कि वो बच्चा मोरा को इसके अंदर ले गया था, और इसके बाद से ही वो बच्चा गायब है। इसलिए अब मोरा और कैप्टन दोबारा इस शॉफ्ट के अंदर जाते हैं, और वो फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ लास्ट टाइम मोरा ने अपने डैड को देखा था। और अब तक कैप्टन को लगने लगता है कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब कोई एक्सपेरिमेंट है। जिसके बाद ये दोनों फिर से अब उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। वहीं शिप पर ओलेग फ्रांस के साथ सभी आदमी इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेनियल इनके साथ नहीं होता, और वो कैप्टन और मोरा का पीछा करते हुए उसी शॉफ्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ हम एक ग्रेव को देखते हैं। वहीं शिप के अंदर सेबेस्टियन रमीरो और प्रीस्ट को अकेला छोड़कर बाहर जाता है, और वो उसी कैबिनेट जिससे वो बच्चा दोबारा यहाँ आया था उसमें बैठकर कहीं और चला जाता है। इसी दौरान हम मिस विल्सन और बाकी सभी फीमेल्स को देखते हैं, जिन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा होता, और यहाँ मिस विल्सन उसी ब्लैक चीज को छू लेती हैं, और वो उनके हाथ में फैलने लगता है। वहीं फ्रांस, ओलेग और सभी लोग मिलकर दोबारा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है और पूरी शिप फिर से चलने लगती है। लेकिन सेबेस्टियन यहाँ नहीं होता, इसलिए रमीरो और प्रीस्ट के लिए इस जहाज को चला पाना नामुमकिन था। और यहाँ अब प्रीस्ट बुक्स को देखते हैं, लेकिन उन सभी बुक्स में बस एक ही चीज लिखी होती है। इसी दौरान हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि हेनरी सिंगलटन यानी मोरा के डैड के पास जाता है, और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन भी मोरा के डैड के साथ इस एक्सपेरिमेंट में मिला हुआ है, और मोरा के डैड ने ही इस एक्सपेरिमेंट में सभी लोगों को फंसाया है। यहाँ मोरा के डैड सेबेस्टियन से उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उस बच्चे से वो पिरामिड चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मोरा और कैप्टन इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये सब पूरी शिप के अंदर ही बना है, जो कि काफी अजीब बात होती है। और अब मोरा कैप्टन को बताती है कि उस बच्चे ने कहा था कि अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे क्रिएटर से पूछना होगा। और यहाँ मोरा और कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, और मोरा कहती है कि शायद हम दोनों ही पागल हो गए हैं। लेकिन कैप्टन मोरा को उस बच्चे को ढूंढते रहने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद इन्हें भी वैसी ही ब्लैक चीज दिखती है, मोरा उसे छूने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ डेनियल आकर मोरा को उसे छूने से रोक देता है। डेनियल को यहाँ देखकर कैप्टन उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। और अब मोरा डेनियल से कहती है कि जरूर तुम मेरे डैड के साथ मिले हुए हो और तुम उनके लिए ही काम करते हो। लेकिन ये सुनकर डेनियल कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। और अब कैप्टन समझ जाते हैं कि डेनियल सब जानता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए कैप्टन उसे एक रूम में कैद करने ले जाते हैं। इसी दौरान डेनियल मोरा से कह रहा होता है कि तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, और फिर डेनियल कहता है कि वो फिर से ये सब नहीं होने देगा, जिसका मतलब है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। और यहाँ डेनियल कैप्टन से फाइट करके अपने डिवाइस की मदद से कैप्टन को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर मोरा अब डेनियल को गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। और यहाँ डेनियल इमोशनल होकर मोरा से कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, हमारी शादी हुई थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन मोरा को ये सब कुछ झूठ लगता है। वो कहती है कि तुम भी मेरे डैड के लिए काम कर रहे हो।
डेनियल मोरा से कहता है कि अपने आसपास देखो, ये सब कुछ रियल नहीं है, तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। लेकिन अब मोरा डेनियल से उसका डिवाइस लेकर उसे रूम में लॉक कर देती है। लेकिन लॉक होने से पहले डेनियल मोरा से कहता है कि जाग जाओ, विच मीन्स क्या ये सब कुछ एक सपने में हो रहा है। और ये देखकर अब मोरा काफी डर जाती है और भागकर बाहर आती है और अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे देख रहे हो। और तभी मोरा वो डिवाइस फेंकती है जो कि एक वॉल से जाकर टकराता है, जिसमें क्रैक आ जाते हैं। और अब मोरा देखती है कि पूरी जगह रियल नहीं है और मोरा के डैड भी मोरा और बाकी सभी पर नजर रख रहे होते हैं। और अब पूरी शिप समुद्र में एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही होती है, जिसके साथ ही अब कैप्टन इस शिप की बजाय प्रोमीथियस पर होते हैं, जहां एक नहीं बल्कि कई सारे वैसे ही जहाज होते हैं। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये 6th एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है 7th एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम डेनियल और मोरा को देखते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेनियल और मोरा सच में हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि डेनियल ने जो भी मोरा से पिछले एपिसोड में कहा था वो सब कुछ सच था। अब यहाँ मोरा बाहर जाती है और तभी एक सायरन बजता है और एक आवाज आती है, इनिशिएटिंग शटडाउन। और ये सुनकर डेनियल बाहर जाता है, लेकिन मोरा वहाँ नहीं होती और तभी उसकी आंख खुलती है और ये सब डेनियल का एक सपना था। अब यहाँ डेनियल उसी रूम में कैद होता है जहाँ मोरा ने उसे बंद किया था। यहाँ डेनियल बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनता है और डेनियल समझ जाता है कि बाहर मोरा है। डेनियल मोरा से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। वो मोरा से अपना डिवाइस भी वापस मांगता है, लेकिन मोरा डेनियल को उसका डिवाइस नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। मोरा अब शॉप से बाहर आकर फिर से शिप में आती है और मोरा देखती है कि पूरी शिप एक बड़े तूफान में फंस चुकी है, इसलिए अब वो कैप्टन के पास ब्रिज की तरफ जाती है। वहीं ब्रिज पर टॉफ, रमीरो, मिस विल्सन और बाकी सभी होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये शिप इस तूफान में कंट्रोल करना नहीं आती, इसलिए अब ये सभी कैप्टन को ढूंढने का फैसला करते हैं और यहाँ से इंजन रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ मिस विल्सन ने अब तक किसी को नहीं बताया होता कि उनके हाथ में वो ब्लैक चीज फैल रही है और मिस विल्सन को लग रहा होता है कि वो जल्दी ही मरने वाली हैं, इसलिए मिस विल्सन ब्रिज पर ही रुकती हैं और बाकी सभी यहाँ से इंजन रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं मोरा ब्रिज पर आ रही होती है और तभी उसे सेबास्टियन मिलता है, जो कि उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है। सेबास्टियन मोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़का मिला, जिस पर मोरा मना कर देती है और ब्रिज पर आती है, जहाँ मोरा मिस विल्सन से मिलती है। मोरा देखती है कि मिस विल्सन के हाथ पर वही ब्लैक चीज फैल रही है और मिस विल्सन मोरा से कहती है कि वो जल्दी ही मरने वाली हैं, लेकिन मोरा मिस विल्सन से कहती है कि आप बस इसे एक बुरा सपना समझिए, यहाँ कोई नहीं मरने वाला। फिर मिस विल्सन से मोरा को पता चलता है कि कैप्टन अब तक यहाँ नहीं आए, इसलिए अब मोरा कैप्टन को ढूंढने उनके रूम की सॉफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ मोरा शिप के अंदर एक ग्लिच को नोटिस करती है और इसके बाद वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही होती है, जैसे कि उसे यही बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। अब ये देखकर मोरा यहाँ से चली जाती है और वापस शिप पर आती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है और एक वॉल को तोड़ देता है और उसे यहाँ कई सारी वायर्स मिलती हैं, जिनके बीच में उसे एक रास्ता भी मिल जाता है। डेनियल उस रास्ते से अंदर जाता है और यहाँ से उसे एक दूसरी जगह जाने का पोर्टल मिल जाता है। डेनियल यहाँ से आगे जाता है और एक और रास्ते को ढूंढता है और उसके अंदर चला जाता है और डेनियल इस बार एक बर्फ के एरिया में पहुंच जाता है। डेनियल जानता है कि ये सब रियल नहीं है बल्कि शिप के अंदर ही बना है, इसलिए वो यहाँ से भी एक और रास्ता ढूंढ लेता है और मोरा के डैड हेनरी सिंगलटन डेनियल और बाकी सभी पर नजर रख रहे होते हैं। वहीं शिप के अंदर रमीरो, टॉफ और बाकी सभी इंजन रूम की तरफ जा रहे होते हैं और अब तक ये सभी मान चुके होते हैं कि जल्दी ही शिप डूबने वाली है, लेकिन ये सब हार नहीं मानते। मगर टॉफ की मॉम अब और आगे जाने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है और अब टॉफ की मॉम यहीं रुकने का फैसला करती हैं। टॉफ के डैड भी उनके साथ यहीं रुक जाते हैं, लेकिन टॉफ को भी उम्मीद होती है कि वो बच सकते हैं, इसलिए टॉफ बाकी सभी के साथ आगे जाती है और ये सभी इंजन रूम में जाकर फ्रांस, जेरोम, ओलेग और बाकी सभी को बताते हैं कि कैप्टन शिप पर अब तक वापस नहीं आए हैं और ब्रिज पर शिप को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है और शिप तूफान में फंस चुकी है। ये जानकर फ्रांस ओलेग और लिंक को ब्रिज पर शिप को चलाने के लिए भेजता है और बाकी सभी इंजन को चालू रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फ्रांस शिप में पानी भरने से रोकने के लिए टॉफ के साथ बल्क हेड्स को बंद करने जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरा अब डेनियल के रूम में जाती है और देखती है कि उसके रूम में भी वैसी एक शॉफ्ट है। यहाँ मोरा को अपनी वही पिक्चर मिलती है जो कि डेनियल के पास थी। अब इसे देखकर मोरा शॉफ्ट के अंदर जाती है और मोरा उसी जगह पहुंच जाती है जिसे डेनियल ने अपने सपने में देखा था और यहाँ आकर मोरा को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो डेनियल को अपने साथ देखती है और फिर मोरा को यहाँ कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें मोरा डेनियल और उस बच्चे के साथ होती है, जिसका मतलब है कि डेनियल रियल में मोरा का हस्बैंड है और वो बच्चा मोरा और डेनियल का बेटा है। लेकिन ये सब मोरा को किसी वजह से याद नहीं है। वहीं डेनियल को दिखाया जाता है जो कि अब मोरा के रूम में शॉफ्ट के अंदर जाता है, जहां वो उसी ग्रेव के पास जाता है और इसके अंदर एक रूम होता है जिसमें डेनियल ने अपने बेटे को छुपाया होता है। यहाँ डेनियल अपने बेटे से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी सिंगलटन अब इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर रहे हैं, यानी कि सभी लोगों की मौत के साथ ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन इसे रोकने के लिए डेनियल को एक कोड चाहिए जिसे वो शुरू से ही ढूंढ रहा है। अब यहाँ वो बच्चा डेनियल को एक रिंग देता है, जिसके बाद डेनियल कहता है कि इस सबको रोकने के लिए उसे सबसे पहले अपना डिवाइस चाहिए और डेनियल मोरा से डिवाइस लेने के लिए फिर से शिप के ऊपर आता है और देखता है कि उसके रूम में शॉफ्ट खुली हुई है। जिसके बाद डेनियल उसी के अंदर चला जाता है जहाँ डेनियल को मोरा मिलती है और अब डेनियल मोरा को बताता है कि वो बच्चा उसका और मोरा का बेटा है जिसका नाम एलियट है। लेकिन मोरा कहती है कि ये सब उसे याद क्यों नहीं है, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि तुम उस दर्द को भूल जाना चाहती थी।
यहाँ डेनियल अब मोरा से कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है और तुम सभी लोग एक तरह के सिमुलेशन में फंसे हुए हो और तुम सब कुछ भूल चुकी हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ याद करके जल्दी ही जागना होगा। बेसिकली डेनियल मोरा से कहना चाहता है कि वो एक तरह की नकली दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ वो सब कुछ भूल चुकी है और उसे लग रहा है कि यही असली दुनिया है, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। और इसी वजह से डेनियल सबको बचाने के लिए मोरा से कहता है कि तुम्हें असली दुनिया में जागना होगा। अब तभी यहाँ एक सायरन बजने की आवाज आती है जो कि मैसेज है कि ये पूरा प्रोजेक्ट शट डाउन हो रहा है। और ये सुनकर डेनियल मोरा को अपने साथ ले जाता है और मोरा के डैड अभी सबको देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबास्टियन एलियट को ढूंढ रहा होता है और वो एक जगह जाता है जहाँ से वो एक डिवाइस निकालता है जिसकी मदद से शिप के हर एक हिस्से को देखा जा सकता है। और इससे सेबास्टियन पता लगा लेता है कि एलियट कहाँ छुपा है और वो तुरंत मोरा के रूम में जाकर उसी शॉप के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मोरा और डेनियल वापस शिप पर आ जाते हैं जहाँ डेनियल मोरा से कोड के बारे में पूछता है जिसकी मदद से मोरा इस जगह से बाहर रियलिटी में जाग सकती है। लेकिन मोरा को उस कोड के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन डेनियल उससे कहता है कि वो कोड तुम्हारे पास ही था और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। जिस पर मोरा डेनियल को अपना लॉकेट दिखाती है जिसके अंदर एक की होती है और डेनियल इसे देखकर समझ जाता है कि यही वो कोड है जिसकी मदद से मोरा जाग सकती है। लेकिन मोरा को अब भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए डेनियल उसे अब बताता है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट शट डाउन होगा वो सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे और सिमुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये सभी एक तरह के लूप में फंसे हुए हैं और इनकी शिप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह थी कि मोरा और कैप्टन का नाम प्रोमीथियस शिप के पैसेंजर्स में था, क्योंकि वो सभी इससे पहले प्रोमीथियस के सिमुलेशन में ही फंसे हुए थे। और उस प्रोजेक्ट को शट डाउन करने के बाद सबकी याददाश्त मिटा दी गई और ये सब फिर से स्टार्ट हो गया। मोरा ये जानकर डेनियल से कहती है कि क्या ये सब पहले भी हो चुका है, जिस पर डेनियल कहता है कि ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन अब डेनियल मोरा से अपना डिवाइस लेकर यहाँ मौजूद अपने एक दूसरे डिवाइस की मदद से प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि इस बार वो मोरा को जगा सके। और इसके बाद वो दोनों एलियट के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजन रूम लूसन सीजर से गिर जाता है और क्लेमेंस और जेरोम उसे बचाने के लिए उसकी दवाई लेने जाते हैं, लेकिन अब लूसन की यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं ब्रिज पर ओलेक और लिंगी शिप को चला रहे होते हैं और तभी लिंगी को बाहर अपनी मॉम दिखती है। लिंगी उन्हें देखकर बाहर भागती है। ओलेक उसे तूफान से बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और बाहर लिंगी देखती है कि अब वहाँ उसकी मॉम नहीं है और ये सब बस उसका वहम था। ओलेक लिंगी को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, मगर तभी एक बड़ी लहर आती है जो कि ओलेक को पानी के साथ बहाकर समुद्र में गिरा देती है और ओलेक की भी यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं इंजन रूम में रमीरो और एंजल इंजन को चला रहे होते हैं और तभी एंजल के ऊपर शिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता है, जिसमें दबकर एंजल की भी यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं शिप के अंदर फ्रांस भी टॉफ को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और टॉफ के मॉम डैड भी पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। मोरा के डैड ये सब कुछ देख रहे होते हैं और अब सेबेस्टियन एलियट को यहाँ पकड़कर ले आता है। वहीं शिप पर डेनियल और मोरा जब अपने रूम में उसी शॉफ्ट के पास जाते हैं तो वो शॉफ्ट अब यहाँ से गायब हो गई होती है और अब मोरा के डैड मोरा से इंटरपोल पर बात करते हैं और एलियट के बदले में उससे वही की मांगते हैं जिससे मोरा के डैड इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब ये सुनकर डेनियल मोरा से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और डेनियल मोरा को वही रिंग देकर यहाँ से चला जाता है। मोरा के डैड ने एलियट से उसका पिरामिड ले लिया होता है और इस पिरामिड की मदद से वो इस सिमुलेशन से जाग सकते हैं। और अब यहाँ शटडाउन स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके बाद इनकी पूरी शिप को जहाजों के समुद्र में ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारे जहाज होते हैं और यहीं प्रोमीथियस जहाज पर कैप्टन भी मौजूद होते हैं और मोरा और बाकी बचे हुए सभी लोग कैप्टन को यहाँ देखते हैं, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और अब 8th और लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत में हम एलियट को देखते हैं जो कि हेनरी के साथ होता है और हेनरी एलियट से कहता है कि वो सब इस शिप पर अपने अतीत को बुलाने आए थे, लेकिन अब वो सभी इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। और यहाँ मोरा के डैड एलियट से कहते हैं कि मोरा चाहे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। वहीं मोरा और बाकी सभी फिर से एक साथ आते हैं और अब इस शिप पर कैप्टन भी आ जाते हैं। कैप्टन मोरा से पूछते हैं कि डेनियल कहाँ है और अब मोरा कैप्टन और बाकी सभी को बताती है कि डेनियल उसका हस्बैंड है और वो बच्चा एलियट डेनियल और उसका बेटा है, लेकिन उसे ये सब कुछ किसी वजह से याद नहीं है। फिर मोरा सबसे कहती है कि हम सब एक तरह के सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और यहाँ चीजों को कोड किया गया है और ये सब कुछ रियल नहीं है और ये सब कुछ उसका डैड कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी मोरा की बात पर विश्वास नहीं होता और वो सभी इस शिप से उतरने का फैसला करते हैं। मोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने दिमाग के अंदर की दुनिया में फंसे हैं, लेकिन अब कैप्टन को छोड़कर कोई भी मोरा की बात पर विश्वास नहीं करता और सभी कैप्टन और मोरा को यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कैप्टन मोरा की बात पर विश्वास करके उनके रूम में जाते हैं जहाँ ये दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ मोरा आप समझ चुकी थी कि वो सभी अपनी यादों की दुनिया में ही फंसे हुए हैं और यादें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए अब वो एक वॉल को तोड़कर वायर्स के बीच में से एक रास्ता ढूंढते हैं और किसी तरह मोरा के डैड हेनरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं डेनियल शिप में लगी उस मशीन के जरिए इस बार पूरी प्रोग्रामिंग को बदलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मोरा को इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सके। शिप के अंदर वही ब्लैक चीज अब तेजी से फैल रही होती है, जिसके साथ ही बचे हुए सभी लोग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी एलियट को उसकी मेमोरी याद दिलाने के लिए एक रूम में ले जाते हैं जहाँ वो एलियट को एक वाइट सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद एलियट को अपनी मेमोरीज याद आती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलियट मरने वाला था और मोरा ने उसे बचाने के लिए उसकी याददाश्त मिटाकर उसे इस सिमुलेशन
सिमुलेशन में फंसा दिया, यानी कि सिमुलेशन को मोरा ने क्रिएट किया है, ना कि उसके डैड ने। अभी जानकर एलियट हेनरी से कहता है कि ये सब सच नहीं हो सकता, जिस पर हेनरी एलियट को बताता है कि तुम्हारी मॉम जब तुम्हारी उम्र की थी तो उसे मेरी स्टडी में प्लेटो की केव एलोगरी पर एक पेपर मिला था, जिसमें प्लेटो ने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाया था कि हमारा ज्ञान सीमित है और हम कभी नहीं जान सकते कि चीजें वैसी ही हैं जैसी दिखती हैं, और हम चीजों के असली स्वरूप से अनजान एक नींद में हैं। हेनरी एलियट को बताता है कि इसे पढ़ने के बाद मोरा उनके पास आई और पूछा कि क्या प्लेटो ने जो कहा वो सच है, और अगर वो सच है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज असली है, और हम कैसे जान पाएंगे कि हम असली दुनिया में ही जी रहे हैं। जिस पर उसके डैड ने उससे कहा कि वो गॉड है जिसने हमारी रियलिटी को क्रिएट किया है। लेकिन फिर मोरा ने ये सुनकर उनसे कहा कि फिर तो असली दुनिया वो है जिसमें गॉड रहते हैं और हम तो बस उनके डॉल हाउस की तरह हैं, और फिर गॉड को किसने बनाया, ये तो निरंतर चलता रहेगा। अब हेनरी ये बताने के बाद एलियट से कहते हैं कि ये सिमुलेशन भी एक तरह का डॉल हाउस है जिसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाया है, और तुम्हारे मॉम और डैड ने तुमसे झूठ बोला है। वहीं दूसरी तरफ शिप के अंदर मोरा और कैप्टन उन्हीं रास्तों से होते हुए शिप के अंदर बने हुए अलग अलग शॉप्स में जा रहे होते हैं, और डेनियल भी इस सारी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा होता है, जिस वजह से चीजें गायब होकर उन्हीं सॉफ्ट के अंदर जाने का रास्ता खोलती हैं, और बाकी सभी लोग इनके अंदर फंस जाते हैं। सेबास्टियन हेनरी के रूम में ये सब देख रहा होता है और हेनरी को बताता है कि डेनियल सिमुलेशन के आर्किटेक्चर को बदलने की कोशिश करके बिना चाबी के ही मोरा को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हेनरी सेबास्टियन को तुरंत मोरा को पकड़कर लाने के लिए कहते हैं। वहीं डेनियल अपना काम पूरा करके उसी कैबिनेट में बैठकर कहीं और चला जाता है, और बचे हुए सभी लोग भागते हुए फिर से शिप में आ जाते हैं और ये सभी इंजन रूम की तरफ जाते हैं। वहीं मोरा और कैप्टन अब मोरा की मेमोरीज की जगह पर पहुंच चुके होते हैं, और अब यहाँ सेबास्टियन आता है और मोरा से कहता है कि मुझे वो की दे दो, सिमुलेशन करप्ट हो चुका है और यहाँ सब कुछ तबाह हो रहा है। फिर सेबास्टियन कैप्टन को अपने डिवाइस की मदद से इंसैपिसिटेट करके मोरा को अपने साथ हेनरी के सामने लाता है, जहाँ हेनरी मोरा से वो की ले लेता है, और मोरा को अब यकीन हो जाता है कि ये सब उसके डैड ही कर रहे हैं, और मोरा अपने डैड से कहती है कि जरूर मेरा भाई ये सब कुछ जान गया होगा, इसलिए आपने उसे गायब कर दिया। मोरा अपने डैड से पूछती है कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। अब तभी मोरा के डैड अपने डिवाइस की मदद से मोरा को फिर से उसी रूम में ले जाकर चेयर से बांध देते हैं, और मोरा उनसे कहती है कि अपने माइंड गेम को बंद कीजिए, जिस पर अब मोरा के डैड उसे बताते हैं कि ये सिमुलेशन उन्होंने नहीं बल्कि मोरा ने क्रिएट किया है। लेकिन मोरा को ये सब कुछ याद नहीं होता। अब उसके डैड फिर से मोरा की याददाश्त मिटाने के लिए उस पर ब्लैक सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद मोरा के डैड अपने आप को जगाने के लिए उस की को पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डेनियल ने कोड को हैक करके सारी प्रोग्रामिंग को बदल दिया था, और इसी वजह से अब पूरा सिमुलेशन करप्ट होकर डिलीट हो जाता है, और यहाँ अब सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद मोरा की आंख खुलती है, और इस बार वो सब कुछ भूली नहीं होती बल्कि उसे सब कुछ याद होता है, और मोरा अब यहाँ एक ग्रेव को देखती है और उसी रूम में पहुंच जाती है, जहाँ अब डेनियल भी आ जाता है, जो कि अब भी जिंदा होता है। और डेनियल मोरा से कहता है कि इस बार वो कामयाब हो गया और उसने सिमुलेशन को फिर से स्टार्ट होने से रोक दिया। मोरा उससे पूछती है कि क्या ये रियल वर्ल्ड है, जिस पर डेनियल मोरा को बताता है कि ये वो सिमुलेशन है जिसे हमने सबसे पहले बनाया था। और अब डेनियल मोरा को बताता है कि उसने पूरे सिमुलेशन की प्रोग्रामिंग को चेंज करके चीजों की वैल्यू को एक दूसरे से बदल दिया है, और इसी वजह से उस सिरिंज ने तुम्हारी याददाश्त मिटाने के बजाय वो तुम्हें यहाँ ले आया। अब डेनियल मोरा को यहाँ रखा एक टॉय का पिरामिड दिखाता है और कहता है कि वो पिरामिड जो उनके पास है उसकी वैल्यू को डेनियल ने इसकी वैल्यू से चेंज कर दिया है, और उनके पास जो पिरामिड है वो अब बेकार है, और इस पिरामिड की मदद से तुम यहाँ से बाहर निकल सकती है, और इसकी चाबी वही रिंग होती है। और अब यहाँ डेनियल ये रिवील करता है कि इस सब के पीछे मेन विलन तुम्हारा भाई यानी कि मोरा का भाई है, और जब मोरा यहाँ नहीं थी तो उसने पूरे प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया और सब कुछ कंट्रोल करने लगा, और तुम्हारे डैड भी हम सभी की तरह इसमें बस फंसे हुए हैं। डेनियल मोरा से कहता है कि मैंने जो भी किया वो तुम्हारा भाई जल्दी ही समझ जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और अब मोरा उस रिंग को पिरामिड के अंदर एंटर करती है, जिसके बाद मोरा जागती है और वो देखती है कि वो एक स्टारशिप में है जिसका नाम प्रोमीथियस होता है, और वो इस वक्त स्पेस में होती है। यहाँ मोरा उन्हीं सभी लोगों को भी देखती है जो कि उसके साथ जहाज पर थे, और वो सभी लोग अभी सिमुलेशन में ही फंसे होते हैं। और अब मोरा यहाँ देखती है कि वो एक प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी, और रियलिटी में आज डेट 19 अक्टूबर 2099 है, और अब मोरा का भाई उसे कांटेक्ट करता है और उसका रियलिटी में वेलकम करता है, जिसके साथ ये 8th एपिसोड और 1899 का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी 1899 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।